हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए थर्ड ईयर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धति वाले पार्ट में से प्रश्नावली पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली। किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती होती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि के द्वारा करने पर बहुत अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर उसे पौने लौटा देते हैं। चूंकि प्रश्नावली सूचनाओं के पास डाक द्वारा भेजते हैं, क्योंकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जा सकती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफी होने लगा है। अब हम सबसे पहले प्रश्नावली के अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं, जिसका उत्तर सूचनादाताओं को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है। तो प्रश्नावली में प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजी जाती है और वह व्यक्तिगत रूप से इसको भरकर पुनः लौटाता है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। बोगार्ट्स कहते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है, जो कि उनको उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। अब तक हमने जिन परिभाषाओं को पढ़ा उससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाते हैं। प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी प्रश्न स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता है, इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाता को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्राय डाक द्वारा ही लौटाते हैं, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को डाक के द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती हैं। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाताओं के समक्ष नहीं होता है, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं दे देते हैं।
प्रश्नावली के उद्देश्य। प्रश्नावली विधि के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गार्डन कैप्ट बताती हैं कि प्रश्नावली का निर्माण शुद्ध संप्रेषण और शुद्ध उत्तर के लिए किया जाता है। शुद्ध संप्रेषण तभी संभव है जब सूचनादाता अध्ययन के उद्देश्य को समझते हों, और शुद्ध उत्तर भी तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब इच्छित सूचनाएं प्राप्त हों और उनसे सारणी बनाने तथा विषय का विश्लेषण करने में सहायता मिलती हो। प्रश्नावली का उद्देश्य होता है विस्तृत, विशाल और विविध रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचनाएं संकलित करना, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना, व्यक्तिगत अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों को छोड़ना, कम खर्च में अध्ययन संभव हो पाना, संख्यात्मक अनुमापन करना और साथ ही साथ एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन प्रश्नावली का उद्देश्य होता है। अब हम प्रश्नावली के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यह बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। लुंडबर्ग, पीबी यंग, गुड एवं हार्ट, सेल्टिस, जहोदा तथा अनेक सहयोगियों ने प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। लुंडबर्ग ने दो प्रकार की प्रश्नावलियों, तथ्य संबंधी एवं मनोवृत्ति संबंधी का उल्लेख किया है। पीवी यंग ने प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित और असंरचित की विवेचना की है। अन्य विद्वानों ने चित्रमय और मिश्रित प्रश्नावलियों का भी उल्लेख किया है। चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का हम प्रयोग करते हैं। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाताओं की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व भी कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की छूट नहीं होती है। इसमें प्रश्नों का क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना होता है। संरचित प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए श्रीमती पीबी यंग बताती हैं कि संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही न कि साक्षात्कार के समय लिखित रूप में लिख दिया जाता है। जब उत्तरदाता के द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट, अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्न को पूछने की छूट दे दी जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना हो, उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या संकलित तथ्यों की पुनर्परीक्षा करनी हो। असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है, वरन केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान ही होती है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं कि असंरचित प्रश्नावली प्राय साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में ही लक्षित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्र को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है।
साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित रहने में स्वतंत्र रहता है। प्रश्नावली एवं साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वे प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता है क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। अतः असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों में किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को व्यक्त करता है। सूचनादाताओं के विश्वासों, दृष्टिकोणों और विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली अधिक उपयोगी होती है। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिख दिए जाते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, अतः उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती है और न ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है, वरन उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक को चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? हाँ या नहीं, तो इसमें उत्तरदाता को चुनना होता है कि हाँ या नहीं। क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं? हाँ या नहीं, तो इसमें से उत्तरदाता को चुनना होता है हाँ या नहीं। आपके अपने अध्यापकों से किस प्रकार के संबंध है? ए मधुर, ख सामान्य, ग तनावपूर्ण। तो इसमें उत्तरदाता चुनेगा कि उसे ए यानी कि उसका मधुर है, सामान्य है या तनावपूर्ण, यानी कि पहले से ही उत्तरों को निर्धारित और सीमित कर दिया जाता है और इसमें से ही उत्तरदाता को अपना उत्तर चुनना होता है। खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, वरन सूचनादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों में काफी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि को ज्ञात करने एवं गहन अध्ययन करने तथा विषय से संबंधित प्राथमिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रश्नावलियों के उदाहरण के रूप में भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आपकी राय में वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्नों में व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर प्रकट करता है, उसको किसी भी प्रकार की उसमें बाधा नहीं होती है और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को इन प्रश्नों के उत्तर जो दिए होते हैं, जहाँ लिखना होता है वहां पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करता है। चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से करके उस पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाता से कम समय एवं प्रश्न में सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं लिए होती है। प्रमुखतः इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावली इसी प्रकार की होती हैं। सामाजिक अनुसंधान में आजकल इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है तथा इसके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता से संकलित की जा सकती हैं। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्रमय या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियां कम और अधिक शिक्षित होने के लिए उपयोगी होती हैं तथा स्पष्ट और सटीक उत्तर के साथ साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायक होती हैं। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा ना में दिए जाते हैं
उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न सरल एवं शीघ्र बोधगम्य होने चाहिए। प्रश्नों की रचना इस प्रकार से करनी चाहिए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, धृष्टतापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। जहां तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सके। लंबे लंबे प्रश्नों से बचना चाहिए। प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्न सरल और सीधे हो जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बड़ा न हो, कागज का रंग आकर्षक हो, छपाई सुंदर व स्पष्ट हो आदि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रश्नावली के बारे में, उसके अर्थ, उसकी विशेषता, उसकी उद्देश्य और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली टॉपिक को समझने में यह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको इस टॉपिक से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।